नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में जो सबसे पहले फंसा है वो है आतंकी डॉक्टर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी को निशाना बनाने की खबर आते ही हड़का मच गया। जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। बताएंगे आपको पूरा मामला। यूपी में बढ़ती घुसपैठियों की संख्या को देखते हुए योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को साफ निर्देश दिए हैं कि यूपी से घुसपैठियों को जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन अखिलेश यादव इस एक्शन पर सवाल उठाकर चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बताएंगे आपको घुसपैठियों से जुड़ा ये पूरा मामला। अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियां बटोरा है। एक तरफ जहां 25 नवंबर को राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में, बताएंगे आपको, जिससे विपक्ष चक्रव्यूह में फंस रहा है। बिहार चुनाव के नतीजे देखने के बाद विपक्ष छटपटा गया है और ये छटपटाहट यूपी चुनाव से पहले देखने को मिली है, जहां इंडी गठबंधन एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बताएंगे आपको इंडी गठबंधन की दरार। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो संभल से जुड़ी है। दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोटक ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये ब्लास्ट न सिर्फ राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य को भी निशाना बनाने की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। खासकर संभल जिले में, जहां का इतिहास ही आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है, वहां खुफिया एजेंसियों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। क्या ये दिल्ली ब्लास्ट का प्रत्यक्ष परिणाम है या फिर संभल की पुरानी कमजोरियां फिर से उभर रही है? दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि ब्लास्ट आतंकी संगठनों से प्रेरित हो सकता है, जिसका मकसद बड़े शहरों में दहशत फैलाना है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने तुरंत छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों का नेटवर्क उत्तर प्रदेश की ओर इशारा कर रहा है। संभल, जो पहले भी 2018 और 2023 की सांप्रदायिक हिंसा के लिए चर्चा में रहा है, अब इस चक्र में बुरी तरह फंस गया है। स्थानीय खुफिया इकाइयों को अलर्ट जारी किया गया है और विदेश से लौटे कुछ मेडिकल छात्रों पर नजर भी रखी जा रही है। इन छात्रों को आतंकी डॉक्टर का टैग दिया जा रहा है, क्योंकि अफवाहें हैं कि वो विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बहाने लौटे हैं और अब संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। कृष्ण कुमार विश्वनाथ ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय खुफिया इकाइयां हमेशा सक्रिय रहती हैं, खासकर जब कोई बड़ा घटना सालगिरह नजदीक आता है। मुरादाबाद की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस की टीम चंदौसी पहुंची, लेकिन कोई गिरफ्तारी या पूछताछ का औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें कहा गया कि किसी भी संदिग्ध को छूट नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आतंकियों का अगला निशाना क्या संभल होगा या एजेंसियां इसे रोक लेगी? समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हड़कंप पूरे उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। अब आते दूसरे चक्र पर, जहां यूपी में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। नेपाल सीमा से सटे राज्य में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ती जा रही है और योगी सरकार ने अब कमर कस ली है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके हैं। अवैध विदेशियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, पहचान करी जा रही है और जल्द से जल्द देश से बाहर करने का निर्देश दिया गया है। यह एक्शन प्लान इतना सख्त है कि विपक्ष फंस गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स बताकर सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या वो खुद चक्रव्यूह में फंस गए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव सर्वोपरि है।
कोई अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान 3 नवंबर को योगी सरकार ने चेतावनी दी थी कि एनडीए सत्ता में लौटेगी तो घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। अब ये बात जमीन पर उतर रही है। नेपाल के साथ खुली सीमा होने से भारतीय नागरिकों को आवागमन की छूट है, लेकिन अन्य देशों के नागरिकों पर सख्ती बढ़ती जाती है। जिलाधिकारियों को आदेश है कि अवैध विदेशियों की सूची बनाएं, उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखें, वेरिफिकेशन पूरा होने पर डिपोर्ट करें। लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़ जैसे बॉर्डर जिलों में सर्वे शुरू भी हो चुके हैं। इस अभियान की पृष्ठभूमि गंभीर है। यूपी में अनुमानित 2 से 3 लाख अवैध घुसपैठियां हैं, ज्यादातर बांग्लादेश और म्यांमार से हैं। ये लोग नकली दस्तावेजों से रह रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। 2024 में गोरखपुर में एक घुसपैठिया गिरोह पकड़ा गया था, जो जाली आधार कार्ड बना रहा था। योगी सरकार का कदम राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जुड़ा है, जहां केंद्र ने भी राज्य को अलर्ट किया है। डिटेंशन सेंटर्स अस्थायी होंगे, जैसे कैंप जहां बेसिक सुविधाएं होती हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश है। यही अखिलेश यादव फंस गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के एसआईआर रिपोर्ट पर हमला बोला, कहते हुए कि यूपी में 1.5 से 2 करोड़ वोट कट सकते हैं। बीएलओ मुस्लिम दलित पिछड़े इलाके में नहीं जा रहे हैं, जिससे एसपी का वोट बैंक खतरे में है। लेकिन ये घुसपैठियों के एक्शन से जुड़ गया है, क्योंकि अखिलेश ने कहा कि घुसपैठियां हटाओ लेकिन वोटरों को मत हटाओ। खैर, अब सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी की तस्वीर कैसी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तीसरा चक्र अयोध्या पर केंद्रित है, जहां राम मंदिर फिर से सुर्खियों में है। 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे, लेकिन इसी बीच बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद भड़क गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद का बयान, मौलाना अरशद मदनी के बयान से संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है, जिससे संतों ने गद्दारी कहा है। सबसे तीखा हमला जगत गुरु परमहंस आचार्य ने किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुमायूं कबीर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बोला, जो इस गद्दार की जीप काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। साथ ही ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि अगर बंगाल में बाबरी के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भी संतों ने करारा पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संत। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई तो तृणमूल कांग्रेस क्या, पश्चिम बंगाल क्या, पूरे देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर राम भक्त, कार सेवक, सनातन धर्मावलंबी हिंदू 6 दिसंबर के शौर्य, गौरव, यश, कीर्ति और वैभव के गाथा को दोहराने का काम, कार सेवा के माध्यम से उसे विध्वंस करने का काम और वहां पुनः सनातन प्रतीक स्थल को स्थापित करने का काम हिंदू समाज करेगा। यही नहीं, अयोध्या के ही एक अन्य संत सीताराम दास महाराज ने तो मदनी को सीधे अज्ञानी तक कह डाला है। अब 6 दिसंबर को क्या कुछ होगा ये देखना भी बाकी है। अब बात आखिरी खबर की, जो विपक्ष से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए ने 243 में से लगभग 205 सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया, जबकि तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस मिलकर भी मुश्किल से 35 सीटें तक पहुंच पाई। यह हार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। इससे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले ही इंडी गठबंधन की कमर तोड़कर रख दी है। अब गठबंधन के अंदर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे ताजा विस्फोटक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। लखनऊ में कांग्रेस ने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें अखिलेश यादव सरकार के दौर के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को 1500 करोड़ का घोटाला बताया गया और पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल को मुख्य आरोपी ठहराया गया। पोस्टर पर साफ साफ लिखा था, अखिलेश राज में भ्रष्टाचार का मॉडल गोमती रिवर फ्रंट। ये मामला समाजवादी पार्टी को इतना नागवार गुजरा कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेताओं ने
शुमार मनीष जगन अग्रवाल ने खुलकर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने इसे बिहार हार के बाद की बौखलाहट करार दिया और सवाल उठाया कि इंडी गठबंधन के रहते हुए भी अपने सहयोगी पार्टी पर कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है। अब 2027 के चुनाव से पहले इंडी गठबंधन का क्या हाल होगा, ये देखना भी बाकी है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।